नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं जन टीवी में एक मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआईएम के वरिष्ठ विधायक अमरा राम जी। अमरा राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमएलए साहब, आपने छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पंचायत यानी कि विधानसभा तक का सफर तय किया है। ये सफर किस तरह से तय किया और क्या प्रेरणा थी आपकी? विद्यार्थी जीवन से लेकर के आज तक की जो सफ़र रही है, पहले श्री कल्याण कॉलेज, पीजी कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष 79 में रहा। उसके बाद में टीचर और टीचर के बाद में 2 दफ़े सरपंच और उसके बाद 4 दफ़े विधायक के रूप में। ये जो सफ़र है जनता की, आम आवाम की, चाहे वो विद्यार्थी आम विद्यार्थी था जिसके साथ कॉलेज में, स्कूल में उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता था, उनको लेकर के संघर्ष का सवाल हो, चाहे ग्रामीण जनता की सुनवाई नहीं होती थी उसको लेकर के हो। ये जो संघर्ष मैं समझता हूँ कि आम जनता में विश्वास पैदा करके संघर्ष के माध्यम से शासन और प्रशासन से उनकी तकलीफ़ों में रिलीफ दिलाने का इस राजनीति के माध्यम से मैंने काम किया है। और वो काम मैं समझता हूँ राजस्थान में किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, विद्यार्थी और दलितों को लेकर के जो किया है, तो मैं समझता हूँ कि जो राजस्थान में 97 में महापड़ाव डाला, विधानसभा का 2000 में घेराव किया गया और 2005 का महापड़ाव जिसको आज सब जगह, न केवल राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान में भी कोई भी आंदोलन करता है तो महापड़ाव के नाम से करता है, एक नाम। और उस महापड़ाव 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के महापड़ाव में पहली बार न केवल राजस्थान बल्कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसानों पे बढ़ाई हुई रेट रोल बैक कराने का काम किया, जिस किसान की 1 HP का पर मंथ 85 रुपया फ्लैट रेट से 240 रुपया फ्लैट रेट बढ़ाया था, सीधा 85 से 240। अगर वो रेटें रहती तो राजस्थान का 11 लाख किसान उस समय खेती, जिस राजस्थान में रेगिस्तान में हर तीसरी साल अकाल पड़ता है, बड़ी मुश्किल से वो अपने पशु को पाल पाता है, अपने परिवार को चला पाता है। उन 11 लाख में से मैं समझता हूँ बहुमत किसानों के कनेक्शन अगर वो रेट रहती तो नहीं होता। और उस अकाल की मार ऐसी होती कि जो आज इन किसान विरोधी नीतियों के कारण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो राजस्थान में भी उस किसान की आत्महत्या का दौर शुरू हो जाता। लेकिन उस महापड़ाव में जो किसानों ने अपना जिस तरह से विश्वास दिखाया, और मैं समझता हूँ उस विश्वास का कारण था कि वो वसुंधरा की सरकार जिसने सैकड़ों लोगों को जो जन आंदोलन, चाहे वो पानी रावड़ा गढ़साना का हो, चाहे वो सोइला का पीने के पानी का सवाल हो, चाहे गुजरों के सामाजिक न्याय का सवाल हो, जहाँ 100 से ज़्यादा लोगों को गोली से शिकार किया, मैं समझता हूँ किसानों की धैर्य के साथ 8 दिन तक महापड़ाव डालकर ऐसी सरकार को झुका करके पहली बार ऐसी जीत दिलाने का काम किया, जिससे राजस्थान के किसान को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली। क्योंकि 86 में यही बिजली की रेटों को लेकर के आंदोलन हुआ था और जिसमें नेता थे भैरू सिंह शेखावत, राजस्थान के संयोजक थे, उप संयोजक नाथूराम मिर्धा थे, नेता बहुत बड़े थे। उन्होंने आह्वान किया और पूरे राजस्थान की जेल और धर्मशालाएं भरी गई, लेकिन रेट के नाम से एक नया पैसा नहीं हुआ और लोगों को जेलों से निकालना पड़ा। तो ये जो विश्वास नेताओं के प्रति है, विश्वास राजस्थान के किसान का हुआ था, वो 2005 में वापस पैदा हुआ। और मैं समझता हूँ किसान अपने। अमरा राम जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। आपने जैसे बताया कि आप कभी भी देखिए, कोई भी पार्टी हो, उसका नेता हो, बात एक ही कहता है कि हमने जो जन आंदोलन किया वो जनता के आह्वान पे किया, जनता की आवाज़ बन करके किया। और विधानसभा में बात यही आती है कि हम जनता की आवाज़ बन के आए। निश्चित रूप से वहाँ जो प्रतिनिधित्व 200 MLA जो कर रहे हैं, वो उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व है, लाखों जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अभी जो स्थितियाँ हैं, क्या वाकई ही जनता की आवाज़ बन करके वहाँ पर उठाई जाती है? अभी जनता की आवाज़ बन के नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो मुख्य राजस्थान की जो पार्टियां हैं और देश में भी मुख्य दल हैं, वो इस देश और दुनिया की कंपनियों के गुलाम हो चुके हैं। जो जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं, उनकी भावनाओं को भी उनके नेता उन कंपनियों के हकों में दबाने की कोशिश करते हैं। जनरल अगर हम बात करें, अगर सामान्यतः आज की जो एक स्थिति बनी हुई है राजनीतिक दलों में और जनप्रतिनिधियों की, कि वाकई वो जनता की आवाज़ उठाते हैं? नहीं, जनता की आवाज़ नहीं है, अल्टरनेट के रूप में। निश्चित रूप से राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की होती है, लोगों का गुस्सा बढ़ता है, तो अल्टरनेट भारतीय जनता पार्टी होने के कारण वो जीत जाती है।
लेकिन जन भावना नहीं होती। और जन भावनाओं के अनुसार अगर अभिव्यक्ति करें, उनके अनुसार निर्णय करें, तो मैं समझता हूँ 5 साल के बाद में हर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार को राजस्थान में हारने की जरूरत नहीं पड़े। अगर रियल जनप्रतिनिधि हो, जनता से चुने जाते हैं, वोट लेते हैं, प्रतिनिधि जरूर हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं है। क्योंकि जनता की आवाज़ अगर होते हैं तो फिर 5 साल के बाद में हारने की जरूरत नहीं है। मैं तो मेरा अनुभव बताता हूँ, न सीपीएम की अभी सरकार है, न निकट भविष्य में कोई आज की तारीख में बढ़ने वाली है, लेकिन लगातार एक दफ़ा नहीं, क्योंकि मेरे से पहले जो भी सीपीएम के लोग आए, लोग ये कहते थे कि एक दफ़ा आता है, दोबारा नहीं आता। लेकिन वो जनता के बीच में जनता की वाकई आवाज़ बनकर के अगर जनप्रतिनिधि रहता है, तो धोद के लोगों ने लगातार 3 बार जिताया। उसके बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर के धोद को रिजर्व करने का काम किया। लेकिन जब मैं दांतारामगढ़ में गया, जहाँ बहुत दिग्गज नेता थे, कांग्रेस के राज्य कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, 6 बार जीते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गया और पहली बार में 5000 वोटों से अधिक मतों से जिताने का काम किया। तो वाकई जनता के जनप्रतिनिधि अगर रहते हैं तो मैं समझता हूँ 5 साल के बाद में हारने की जरूरत नहीं होती। प्रतिनिधि जरूर होते हैं, लेकिन जनता के नहीं होते, कंपनियों के प्रतिनिधि होते हैं। अमराना जी, निश्चित रूप से सही है कि लोकतंत्र में जनता मुकुट पहनाती है और जनता की आवाज़ बन करके अगर जनप्रतिनिधि रेगुलर अगर उनकी समस्या को उठाते रहे तो शायद ये हालात नहीं बने। बहुत सारे लोगों को दूसरी बार चुना नहीं जाता है, शायद यही एक कारण होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो राजनीतिक दल है, किसी भी राजनीतिक दल का गठन तब होता है वो विचारधारा के आधार पर होता है। आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो कितने राजनीतिक दल हैं जो वाकई विचारधारा के आधार पर काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इस देश में केवल कम्युनिस्ट पार्टियां बची हैं जो सिद्धांत के आधार पर आज भी राजनीति करते हैं। बाकी जो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बसपा है, आप देख रहे हैं राजस्थान में बसपा के 6 विधायक जीत के आए, 6 के 6 अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। यही भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए अभी 78 जो विधायक हैं, 2 विधायक वो हैं जो कांग्रेस से उससे पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री थे, राधेश्याम गंगानगर, हबीबुर रहमान। जब कांग्रेस में उनको टिकट नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी में आए। एक दिन पहले वो कांग्रेस की जय बोल रहे थे और दूसरे दिन सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए, टिकट भी मिल गई और जीत भी गए। तो कमोबेश आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ करके सिद्धांत की राजनीति नहीं कर रहे, कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है। यही प्रताप सिंह खाचरियावास भारतीय जनता पार्टी के और वसुंधरा राजे के साथ कांग्रेस को जिस तरह से देते थे और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिली, कांग्रेस में टिकट मिल गई। अब विधायक हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े धुरंधर वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के। इसलिए दोनों पार्टियों में केवल कुर्सी की राजनीति बची है कि कुर्सी में किस तरह से पूछें। और दोनों पार्टियों में झगड़ा भी इस बात को लेकर के, सिद्धांत को लेकर के झगड़ा नहीं है। झगड़ा ये है कि कुर्सी में जाने के बाद कितना माल उनके हिस्से में आएगा, उनके साथ। अमराराम जी, ये बात बताएं कि आपने कहा कि स्वार्थों की लड़ाई और केवल जो जनप्रतिनिधि है उसका उद्देश्य होता है कि मुझे जीतना है, चाहे किसी भी पार्टी का टिकट मिले और वहां तक मैं पहुंचूं। आप ये बताएं जो स्थितियां हैं आप जो बता रहे हैं, इससे क्या नैतिक मूल्यों पे कोई असर आ रहा है? नैतिक मूल्य में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। मैं समझता हूँ 52 से जब से देश आज़ाद होने के बाद जो जनतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव की व्यवस्था आई, उस समय चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, बहुत से लोग 100 में से 80% लोग सेवा के लिए राजनीति में आते थे, 20% लोग उस समय भी स्वार्थ के लिए आते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब मात्र 20% लोग होंगे जो राजनीति के माध्यम से सेवा के लिए आते हैं, बाकी 80% लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए, इसको बिजनेस समझ करके आते हैं। और ये बिल्कुल 52 से और 2012 का अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल एकदम अपोजिट हो गया और वो सिद्धांत पर नहीं रहना ही होगा। कर्नाटक में आग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदल गए, तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री 1,76,000 करोड़ खा रहा है, कोई खेल के नाम से 50,000 करोड़ खा रहा है। तो सब, चाहे वो स्पेक्ट्रम के नाम से हो, चाहे वो कोयला के नाम से हो, जिस तरह से खा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे इंत्या हो चुकी है लोग। लेकिन एमएलए साहब एक चीज़ बताएं कि बहुत सारी बातें हैं, ये करप्शन की पहली बार नहीं, बहुत सारे बार ऐसे अवसर आए हैं कि जो करप्शन की चीज़ें सामने आई हैं, ये जो इश्यूज़ हैं सामने आए,
लेकिन बावजूद उसके, चाहे वो अपराधीकरण की बात करें हैं या भ्रष्ट लोगों को लोकसभा और विधानसभा जाने की बात करें, वो जीतकर वापस आ जाते हैं। अब नहीं आएंगे। भ्रष्टाचार था पहले भी, लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार पहले नहीं था। एक एमसीआई का चेयरमैन पकड़ा जाता और 15 कुंटल सोना पकड़ा जाता, शायद पहले कभी किसी नहीं। हाँ, थे भ्रष्टाचार। बोफोर्स में कमीशन का 65 करोड़ का कमीशन का इल्जाम था, लेकिन अब तो 1,76,000 करोड़, 1,80,000 करोड़, 70,000 करोड़। आदर्श सोसाइटी में 130 फ्लैट बनते हैं और 130 में से एक भी कारगिल के शहीद की बेवाओं को नहीं मिलता। तो ऐसा भ्रष्टाचार नहीं था। हाँ, था भ्रष्टाचार, लेकिन उतना था आटे में नमक जितना। और अब नमक में आटा मिलाया जा रहा है। तो उसका रिजल्ट अभी यूपी के चुनाव ने दे दिया। इस भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करने वाला राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की जितनी सभाएं की, शायद कांग्रेस के सब पूरे केंद्र, सब स्टेटों के मंत्रियों को लगाया। जो रिजल्ट जो जनता ने दिया, मैं समझता हूँ इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ही वो रिजल्ट है, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो। तो ये ऐसा नहीं है, इस हिंदुस्तान की जनता सहन करती है जब खूब करती है, और जब बदलाव करती है तो इंदिरा गांधी को भी हरा देती है। और उस उत्तर प्रदेश में जहाँ सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है, राहुल गांधी उनका सांसद है, राहुल गांधी उनका जो कांग्रेस का भविष्य बता रहे हैं, वहाँ अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस परास्त हो गई है। अमराम जी, एक चीज बताएं, यहाँ पे पूरे देश में माहौल बना हुआ है करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। राजनीतिक दल भी बात करते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस की बात, आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की जो आलाकमान है उन्होंने सबसे कहा है कि अपने एमएलएज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सब अपनी जो संपत्ति उसका खुलासा करेंगे। तो उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, एक हम नई पहल कर रहे हैं ताकि हमारे सदस्यों पे कोई आरोप नहीं लगा सके और हमारी जो प्रॉपर्टी वो सबके सामने है। इसी तरह से बीजेपी भी कहती है कि हमारे यहाँ कोई करप्ट नहीं है। तो ये जो बात है और आरोप पे पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं पे लग रहा है, तो कहाँ कमी रह रही है? ये मतलब जो है, ये सब जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, और ये कहा जा रहा है कि सब पाक साफ हैं, तो कहाँ तक सहमत हैं आप? मैं समझता हूँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कहाँ, वो तो सब उसके अंदर है। हवाला की डायरी इस देश में खुली तो मैं समझता हूँ केवल कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो पाक साफ है। उसमें बलराम जाखड़ से लेकर लाल और कृष्ण अडवाणी तक सब हवाला की डायरी मिले। रोज उनके चीफ मिनिस्टर जेल में जा रहे हैं, कर्नाटक में मंत्री जेल में जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है उनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जेल में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हट रहे हैं। तो केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ने का दावा कर सकती है तो वो केवल देश में कम्युनिस्ट पार्टियां हो सकता है, और राजनीतिक रूप से अल्टरनेट के रूप में नहीं हो, लेकिन वो फक्र से कह सकते हैं कि 52 से लेके आज तक उनके पास राज्य सरकारें भी रही हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं, असेंबली के मेंबर भी रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा आदमी नहीं बता सकते आप जो नोट के बदले वोट, प्रश्न पूछने के लिए पैसा। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग ही तिहाड़ जेल की यात्रा करके आए हैं, और तिहाड़ जेल की यात्रा करने के बाद भी वहीं रहते हैं। नहीं, अभी जो माहौल बना हुआ है, चाहे अन्ना हजारे हो या फिर बाबा रामदेव, सब लोग अभी खिलाफ हैं। इस एक मुहिम दी है, अन्ना हजारे का जो आंदोलन पिछले साल जो किया उसको समर्थन मिला, जन समर्थन था। क्या वाकई इनकी जो मुहिम है को रंग ला पाएगी? मैं समझता हूँ रंग तो आम जनता में अवेयरनेस बढ़ी है, चर्चा बढ़ी है। ये जो भ्रष्टाचार जिस तरह से पूरे देश को खोखला कर रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोगों को शान शौकत बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, इसका रिजल्ट भी आएगा। और जब तक राजनीतिक रूप से कुछ राजनीतिक दल ईमानदारी के साथ, सिद्धांत के साथ नहीं होंगे, भ्रष्टाचार का मूल कारण है ये नीतियाँ। कोल ब्लॉक्स प्राइवेट को देना, सड़कें प्राइवेट को देना, चिकित्सा प्राइवेट को देना, ये जो नीति के तहत ये हो रहा है। पहले जिस तरह से पूरी की पूरी संपत्ति जो जनता की बनी हुई है, वो अगर प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट कंपनियों को आप कोडियों के भाव दोगे तो उसमें भ्रष्टाचार होगा। और इन नीतियों को लागू करने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करें तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। जनता उन पर कोई विश्वास नहीं करती। और अभी जब तक जगन रेड्डी कांग्रेस में था, जब तक तो ईमानदार था, कांग्रेस के खिलाफ हुआ तो बेईमान हो गया, अभी वो जेल में है। लेकिन जनता इस बात को मानती है कि कल तक ये बेईमान नहीं था, कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के खिलाफ बोला तो वो जेल में है। लेकिन 18 में से 16 सीट उसको देकर के जनता ने कह दिया कि हमारी बात करेगा वो रहेगा, केवल झूठे आरोप लगाने से नहीं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टियां
हमेशा इसके खिलाफ रही है। और 52 के चुनाव में तो कांग्रेस के बाद कोई सेकंड कोई पार्टी थी तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। आज तक भी रहे एक पार्लियामेंट मेंबर वो कोई किसी भी भ्रष्टाचार, और हम फक्र से कह सकते हैं कोई भ्रष्टाचार कर सकता है लेकिन फिर कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रह सकता। बीजेपी कांग्रेस में भ्रष्टाचार भी करेगा और उसी में रहेगा। येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी में भी है। कांग्रेस के यूपीए का जो ए राजा 1,76,000 करोड़ जिस मंत्रालय में घोटाला हुआ वो आज यूपीए का पार्ट है, आज भी है, एमपी भी है। तो सब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, वो भ्रष्टाचारी भी रहेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे और लड़ने की बात करेंगे। तो ये लोगों के सामने अब आप पिक्चर आ चुकी। एक मुलाकात में वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए तब तक हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ हैं वरिष्ठ विधायक अमराराम जी। अमराराम जी, अपन बात कर रहे थे करप्शन से जुड़ी, अब बात करते हैं हम राजस्थान से जुड़े कुछ इश्यूज हैं उन पर। राजस्थान की अगर हम बात करें तो तीसरे मोर्चे की क्या स्थिति है? तीसरा मोर्चा के लिए हम प्रयासरत हैं। 4 पार्टियां सीपीएम, सीपीआई, जनता दल, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी पार्टी को लेकर के हमने कन्वेंशन किया है। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तीसरा मोर्चा राजस्थान में बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि पिछले 4 विधानसभा के चुनाव में 25 से लेकर 29% मतदाताओं ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही आर्थिक नीतियों पे चलती है, इसलिए आम जनता में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। 29% मतदाताओं को अगर हम संगठित कर पाए तो मैं समझता हूँ आने वाले 1.5 साल के बाद में चुनाव में एक विकल्प खड़ा होगा और वो संघर्षों के माध्यम से होगा। आज राजस्थान में जो आम जन समस्याएं भोग रहा है, पीने के पानी की, आज़ादी के 65 साल बाद में भी 22,000 गांव हैं जो शुद्ध पेयजल का व्यवस्था नहीं है। बहुत से कस्बे हैं जहां 7-7 दिन से पानी दिया जा रहा है। मतलब 65 साल की आज़ादी में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने राजस्थान में सिंचाई की बात तो छोड़िए, पीने का पानी नहीं दे पाए। और जहां नारे लगा रहे हैं बूंद बूंद बचाने का और व्यर्थ जा रहा है। आज नर्मदा का पानी राजस्थान में आए 3.5 साल हो गए, पानी उपयोग लेने की बजाय किसान की ज़मीन को बर्बाद कर रहा है। 40 साल से हमारी राजस्थान कैनाल के बाद में दूसरा प्रोजेक्ट जो चंबल है, उसमें आज तक हम बाराबंदी नहीं लगा पाए। आज उसमें अनेकों टेल पे जो तहसीलें थी डी कमांड हो चुकी, केवल सरकार की अनदेखी के कारण। जहाँ एक एक बूंद के लिए राजस्थान की जनता तरस रही है, वहाँ 0.6 MF पानी आज भी पंजाब हमारा यूज कर रहा है, जो कांग्रेस ने 82 में सिलेंडर किया और आज तक भी हम उसको नहीं ले पाए हैं। चाहे यमुना का पानी हो, चाहे वो राजस्थान कैनाल का पानी हो, और जो कहीं भी पानी आ गया उसका हम सदुपयोग करने की बजाय राजनीति कर रहे हैं। आज जिस तरह से नर्मदा का पानी आकर के नहरों में छोड़ रखा है, सीपेज हो रहा है, जहाँ 22,000 गांव पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। तो सरकार की प्राथमिकता, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, किसान की भाव की समस्या हो, चाहे मजदूर की रोजी रोटी की समस्या हो, जो कोई भी जनता के लिए बनती है उसका भी सदुपयोग नहीं होता। नरेगा योजना जो आम गरीब, गांव के गरीब को भूखा नहीं सोना पड़े, मैं समझता हूँ उसमें भी जिस तरह से राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया है। 3 साल पहले 17 लाख लोगों को 100 दिन का काम मिला था और पिछले साल मिला है मात्र 1.5 लाख को। मतलब जिसमें राजस्थान की सरकार को 1 नया पैसा खर्च नहीं करना, सेंटर का बजट है, उसके बाद में भी उस गरीब को पैसा देते हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए जो समस्याएं हैं, चाहे रोजगार की है, चाहे किसान के भाव की है, आम जनता के बिजली और पानी का सवाल है। बिजली नहीं आएगी लेकिन बिल बढ़ के आएगा, एक ही साल में दोबारा सरकार बढ़ाने जा रही। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं सर, यहाँ पे अब राजस्थान की विधानसभा की अगर हम बात करें, अक्सर वहाँ देखा जाता है कि हाउल्ला ज़्यादा रहता है। इशू बेस्ड जो अगर डिबेट की बात करें तो बहुत कम हो पाती है। आप खुद भी प्रत्यक्षदर्शी रहते हैं, वहाँ देखते हैं ऐसे हालात क्यों बनते जा रहे हैं? असल बात यह है कि जनता के जो मुद्दे हैं उनको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही डिस्कस नहीं होना देना चाहती।
आप देख रहे हैं कि राजस्थान की जो आज हालत है उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद के माध्यम से राजस्थान की जनता पे 400 करोड़ रुपए सालाना का बर्डन डालना चाहती है, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए। ऐसे नेता जो विधानसभा में चुन के नहीं आ सके उनको विधान परिषद में लाने के लिए। तो ऐसे मुद्दे जिनमें दोनों भ्रष्टाचार में, जयपुर राजधानी के जल महल का जो सवाल है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर के कोठियारी बंधुओं से लेन देन करके किया है। जहाँ किसान को एक बिस्वा जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का पाबंदी आ जाएगी। और जल महल सहित 105 एकड़ जमीन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों नहीं चाहते कि उस पर विधानसभा में चर्चा हो। इसलिए हमेशा जब भी दोनों दल ये नहीं चाहते कि आम जनता की समस्याओं पे चर्चा हो, क्योंकि इनके लिए दोस्त ही कोई है तो दोनों पार्टी। इश्यू ये है अमराराम जी यहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि करीब 110 विधायक हैं जिन्होंने पहली बार विधानसभा के दर्शन किए, यानी कि जीत करके आए पहली बार। उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, जनता में जाके अपनी बात गिना सकते हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहा। हाउल्ला में सब शायद शामिल होते नजर आते हैं, लेकिन जब बाहर बात की जाती है उनसे तो उनका कहना होता है कि हमें अवसर नहीं मिला और हम जो एक जनता की बात रख सकते थे, क्योंकि असेंबली बार बार नहीं बुलाई जाती है, उसका निश्चित समय होता है और एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि जहाँ पे वो अपनी समस्याओं को उठा सकें, लेकिन वो वंचित रह पाते हैं। तो उनको जो एक अच्छा अवसर मिल सकता था, एक वो सीख सकते थे, वो उससे दूर हैं। तो जो वरिष्ठ विधायक हैं जैसे आप हैं और भी लोग हैं, उनको पहल करनी चाहिए इसके लिए। नहीं, हमने तो बार बार पहल की है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं चाहता कि राजस्थान की मुख्य समस्याओं पे राजस्थान की विधानसभा में चर्चा हो और सर्वानुमति भी बने तो उसके लिए संघर्ष हो। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु अपने स्टेट के हित को लेकर के सब पार्टियां मिलकर संघर्ष करती है। हमने कहा राजस्थान में राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं आता है, राजस्थान में रिफाइनरी नहीं लगती है, तो ये कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है। सबको मिलकर के प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन संघर्ष करने के लिए दोनों ही तैयार नहीं है। जब दोनों पे ही इस राजस्थान को पिछड़ा रखने के लिए कोई गुनाहगार है तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी। उनके नेता नहीं चाहते कि उनके लोग भी चर्चा करें। 60 दिन विधानसभा होनी चाहिए, उसकी बजाय मुश्किल से 30 दिन विधानसभा चलती है। अमराम जी, एक चीज़ है, मुख्यमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि आप भी प्रतिपक्ष में हैं कि प्रतिपक्ष अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहा। प्रतिपक्ष मुख्य विपक्षी दल नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी। मैं समझता हूँ सीपीएम के मैं पहले 3 दफा अकेला रहा हूँ, उसके बाद अब की बार 3 है। और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका सीपीएम ने निश्चित रूप से राजस्थान के 3.5 साल के गहलोत के शासन में मुख्य विपक्षी दल की किसी ने भूमिका निभाई है, सड़क से लेके विधानसभा तक, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों का, विपक्ष का काम है जनता विधानसभा में जनता की बात रखे। अगर सरकार नहीं मानती है तो जनता में जाकर जन आंदोलन से सरकार और प्रशासन को इस बात के लिए बाध्य करना। 3.5 साल में एक भी आप ऐसा आंदोलन नहीं बता सकते जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सरकार को बाध्य किया हो। ये मेरा एक सवाल है साहब आपसे। आपने कहा कि बीजेपी ने कोई आंदोलन नहीं किया। आप चुनाव मेरे ख्याल में राजस्थान में होने में 1.5 साल बाकी है जी, अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो एक अभी 6 महीने बाद में लगा लीजिए, अगर जब से 2013 शुरू होगा तो उल्टी गिनती कहना शुरू कर देते हैं कि अब राजस्थान में भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। क्या आप लोगों का इस तरह का कोई आंदोलन का रूपरेखा तय की है कि जनता के से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको उठा सके, रेगुलर कोई आंदोलन करें? बिल्कुल, उसके लिए हम जिले वाइज पहले राज्य कन्वेंशन किया है, जिला वाइज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जो उल्टी गिनती पहले सरकार में रहती है उनकी होती है, अब की बार जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी और कांग्रेस दोनों की उल्टी गिनती शुरू होगी। और वो जनता समझ चुकी है कि जनता के मुद्दे, चाहे वो बिजली हो, पीने का पानी हो, किसान के भाव का सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी 78 होने के बाद भी 4000 करोड़ रुपया बिजली पे आम उपभोक्ता पे बढ़ाए जाते हैं किसान को छोड़ करके। और जिसमें मुख्य शहरी क्षेत्र में जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज भी प्रभावशाली है, उसके खिलाफ कोई आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय बयान देने के बजाय कोई काम नहीं किया। आपस में जरूर लड़ते हैं लेकिन जनता के मुद्दों के लिए नहीं लड़ते। इसलिए दोनों की उल्टी गिनती होगी और हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। यहाँ मेरा सवाल है कि आपके 3 एमएलए हैं, आप जैसे एक थे, मैं देखता आ रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से,
उसके बाद आपकी 3 गुना शक्ति बढ़ी है। जी। आगे आने वाले चुनाव में क्या पोजीशन रहेगी? कई गुना बढ़ेगी और हमारा तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की उल्टी गिनती शुरू होगी और जो विकल्प के रूप में तीसरा विकल्प की कोशिश हम कर रहे हैं, जो जनता के पक्ष की नीतियों का हो, जो राजस्थान का खजाना हो, जनता के लिए खर्च हो। आप अंदाजा कीजिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शासन में राजस्थान में 2 लाख गैलन रोज पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ निकलता है और गुजरात जाके साफ होता है, और गुजरात से साफ होने के बाद हरियाणा पंजाब को 5 रुपये लीटर में सस्ता मिलता है और राजस्थान की जनता को महंगा मिलता है। लेकिन इस बात के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी केवल बयान देने के लिए तैयार है, जबकि राजस्थान की 7 करोड़ जनता का हित है। राजस्थान सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में तेल उत्पादन करने वाला प्रदेश है, लेकिन उसके बाद में भी 5 रुपया लीटर में ज़्यादा मिल रहा है। ये मैं समझता हूँ दोनों की नाकामी का है। जब भारतीय जनता पार्टी शासन में थी, सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया था, इसके लिए संघर्ष करना पड़े तो सीपीएम ने पहल की थी, वो दिल्ली में संसद के सामने भी धरना, लेकिन न भारतीय जनता पार्टी तैयार है और न कांग्रेस तैयार है। अमराराम जी, अब मेरा आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा सवाल है। आपने राजनीतिक हालात और सारी बातों पे अपन ने खुल करके चर्चा की है। कोई भी पॉलिटिशियन होता है, मैं बात आप ही से करूं, पारिवारिक जीवन होता है और जब राजनीति में होते हैं तो सार्वजनिक जीवन होता है, तो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? पारिवारिक जीवन में निश्चित रूप से राजनीति में रहने के कारण समय कम मिलता है, क्योंकि जितना समय जनता के बीच में देना है उसके बाद में परिवार में देना, उसमें निश्चित रूप से कमी होती है। घर में भी जब परिवार में रहना है तो लोग आएंगे तो उनसे मिलना है, तो निश्चित रूप से परिवार में कम से कम समय दे पाते हैं। ये जो भी कोई एक्टिवली जनता की राजनीति करेगा तो निश्चित रूप से उसको परिवार को कम समय मिलेगा। क्या पसंद है आपको? जैसे कि आपके शौक हैं पढ़ना लिखना, क्या चीज़ पसंद है आपको? पढ़ना है, लिखना तो नहीं है। पढ़ना और खेलना रहा है, लेकिन अभी राजनीति में आने के बाद खेलना बहुत ही कम रहा है। कबड्डी का मैं नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ, लेकिन कबड्डी हो, फुटबॉल, हॉकी, लेकिन अब इस राजनीति में आने के बाद वो खेल पढ़ना ज़रूर है, बाकी कोई विशेष। खाली समय में क्या करते हैं? पढ़ने का काम। किस तरह की मैगजीन्स और क्या पसंद है आपको? जो बड़े लोग जिन्होंने संघर्ष के मैदान में जनता को साथ लेकर के समाज में परिवर्तन किया, जो शोषित पीड़ित हैं उनको अपलिफ्ट करने का काम किया, ऐसे लोगों के दर्शन को, लोगों की जीवनियाँ पढ़ने का। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, अगर मान लो आपको मौका मिलता है राज्य के कोई बड़ी कमान संभालने का, जनता ने अगर मौका दिया, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा इस राजस्थान की जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं, वो जो उत्पादन कर रहे हैं उनके हाथ में देना। राजस्थान की भूमि सुधार का कानून 1957 में बना था, लेकिन आज की तारीख में भी 6 लाख एकड़ ज़मीन है, सीलिंग से ज़्यादा जो बड़े लोगों के पास है, वो उनके 6 लाख भूमि इनके पास जाती तो आज राजस्थान का नक्शा दूसरा होता। 8 लाख एकड़ ज़मीन है जो मंदिर मूर्ति के नाम से, मतलब जो जिसकी आजीविका है उस पर पूरा हक उसको मिलता, तो मैं समझता हूँ राजस्थान की खेती विकसित होती, तो व्यापार विकसित होता, उद्योग विकसित होता। इसलिए जो कुछ खनिज संपदा राजस्थान में है उसका 7 करोड़ लोगों के लिए खनन हो, न कि मुट्ठी भर लोगों के लिए हो। इसलिए ज़मीन और खनिज जो राजस्थान की संपदा है वो राजस्थान की 7 करोड़ जनता के लिए हो, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं हो। ये हमारा पहला काम है। बहुत तो एक मुलाकात में अमराराम जी से चर्चा रही, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम एक मुलाकात को देंगे यहीं पर विराम। आपने सुना अमराराम जी के राजनीतिक जीवन, छात्र जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन तक का सफ़र, और खाली समय में क्या करते हैं, और अगर मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के तो क्या करने वाले हैं वो। अमराराम जी, आप हमारे साथ स्टूडियो पधारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।